कमियों से जूझता रहता है व्यक्ति, शायद ऐसा ही होना लिखा था भाग्य में। आंख बंद करके भरोसा किया, तिनका तिनका जोड़कर घरौंदा बनाया और एक ही झटके में सब खत्म। अच्छा होता जो चल रहा था मेरे पीछे वो मैं ना देखता, कम से कम सब ठीक होने का भ्रम तो बना रहता। लेकिन मेरी आंखों को ये देखना ही लिखा था शायद। शो मैंने देख लिया। देखने लेने के बाद भी सहसा भरोसा नहीं हुआ, लगा कोई भयानक सपना हो। लेकिन आँख खुली की खुली ही रह गई। मेरे सामने मेरा परिवार छिन्न भिन्न हो गया। मेरा घर ऐसा गिरा जैसे तीव्र भूकंप से कोई इमारत रेत के ढेर की तरह ढह जाती है। अब सिर्फ मकान रह गया था, और मकान भी रहने लायक नहीं रह गया था। न मन में आया कि गोली मार दो दोनों को और फिर ख़त्म कर लूँ स्वयं को भी। फिर बेटी का ख्याल आ गया। जी में आया कि खुद को ख़त्म कर सारा तमाशा ही ख़त्म कर लूँ। जब मैं ही नहीं रहूँगा तो फिर क्या रह जाएगा मेरे लिए? बच्ची है तो माँ पालेगी या कोई रिश्तेदार? कितने लोग बिना माँ बाप के पलकर बड़े होते हैं। नहीं नहीं, ये तो बच्ची के साथ अन्याय होगा। मुझे देखकर दोनों पल भर के लिए घबराए, फिर दोनों बेशर्मों की तरह उन्होंने स्वीकार कर लिया अपना गुनाह, और इस गुनाह को नाम दिया प्रेम का। जी मैंने तो आया कि कह दूं कि ये प्रेम नहीं, धोखा है, पाप है, अनैतिकता है, चरित्रहीनता है। लेकिन चुप रहा। नंग लोगों को नैतिकता के वस्त्र पहनाने का क्या औचित्य? विजय तो चला गया, वह तो बाहरी था, कुछ दिन का दोस्त था। लेकिन जिसके साथ शादी की, 7 फेरे, 7 वचन, 7 जन्मों तक जीने का मरने की कस्में खाई, उसने सिर्फ यही कहा, चले जाओ मेरे घर से, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। कोई सफाई नहीं, कोई सुलह नहीं, कोई माफ़ी नहीं, तुम सारी हदें पार कर चुकी हो। उसने पूरी बेशर्मी से कहा, जाना तो मुझे था ही, आज ना कल। ये तो मैं जानती थी कि ये राज ज़्यादा दिन तक राज नहीं रहेगा, लेकिन सोच रही थी पूरी तैयारी से एक बार निकलूं, वहीं से तलाक का कागज़ भेजूं, कल चली जाऊंगी। और वह दूसरे कमरे में चली गई। रात भर सोचता रहा कि क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, मेरी जिम्मेदारियों में। फिर बेटी का ख्याल आया, जो इन दिनों गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर गई थी। क्या होगा उसका? अपनी माँ के बारे में पूछूंगी तो क्या उत्तर दूंगा? मैं लोगों से क्या कहूँगा? रात भर डर भी लगा रहा कि कहीं सोता पाकर मेरी हत्या न कर दे। साधना, बहुत कुछ उसका हो सकता है। हत्या को दुर्घटना बनाने में कितना समय लगता है? थोड़ा सा दिमाग और पुलिस को रुपया दे खिलाना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसी तैयारी चल रही हो उसके मन में, लेकिन अचानक पकड़े जाने से योजना घटाई में पड़ गई। हो सकता है कि कोई ऐसी योजना हो कि पकड़े जाने पर ऐसा कदम उठाए। दोनों मिलकर कितनी घटनाएं घट चुकी है ऐसी। मेरे मरने पर ये मकान, सरकारी नौकरी, मेरी जमा पूंजी सब कानूनन उसी की तो होनी थी। मन में तो मेरे भी ख्याल आया कि ऐसी घटना को अंजाम दूं और हत्या करके विजय के सिर पर सौंप दूं। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। काश ये सब सपना होता, लेकिन ये हकीकत थी। मुझे पूछने का हक था उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जो कर चुकी थी उसके बारे में पूछने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। मैंने तो स्वीकार कर लिया और कल जाने की तैयारी भी है। रात भर नींद नहीं आई, करवटें बदला रहा, दिमाग में जमाने भर के विचार आते जाते रहे। मेरे सोचने से कुछ होता तो ये क्यों होता जो हुआ, और ना जाने कब से चल रहा है। दूसरे कमरे से आती आवाज़ें से मुझे समझ में आ रहा था कि जाने की तैयारी हो रही है। दूसरा दिन होना था। हुआ किसके साथ, क्या हो रहा है, इससे समझ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ अपने हिसाब से चलता है। दुनिया के दुखियारे लोग भाड़ में जाए समय की बला से। दूसरे दिन साधना अटैची लेकर मेरे सामने खड़ी थी। मैं जा रही हूँ बेटी, मेरे माता पिता के पास रहेगी। यदि आप ना रख सको तो मैं अपने माता पिता को सब बता चुकी हूँ। विजय मेरा पहला प्यार है। माता पिता ने आपको ज़बरदस्ती बलि का बकरा बना दिया था। विजय दूसरी जाति का था, इस कारण उन्होंने जल्दबाजी में आपसे विवाह कर दिया। उस समय में विरोध करने की स्थिति में नहीं थी। इस साल बाद विजय बाजार में मिला तो दिल में दबा हुआ प्यार जाग उठा। इसी मोहल्ले में किराए में रहने लगा। मुझसे मिलने की खातिर तुमसे दोस्ती की ताकि घर आ सके। मेरे माता पिता को मुझसे नफ़रत होगी ये जानकर कि मैं शादीशुदा के बाद भी अपना प्यार ना भुला सकी। और तुमसे हमदर्दी, मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना रुपया, ना पैसा, ना हिस्सा, ना खर्चा।
खर्चा, लेकिन तलाक के कागज़ पर दस्तखत कर देना। विजय के पास बहुत पैसा है जो उसने मेरे लिए ही कमाया है। और अपना सूटकेस उठाकर वह चली गई। मैं सन्नाटे में खड़ा रहा। इसके बाद मैं अपना ससुराल आ गया। सास ससुर साले ने जमकर अपनी बेटी को कोसा। उन्हें मुझसे पूरी हमदर्दी थी। मेरी बेटी मेरे साथ जाने के लिए रोए जा रही थी। अपनी माँ को बार बार पूछ रही थी, लेकिन मैं क्या उत्तर देता। मेरी सास ने उसे अपने सीने से लगाकर बहलाकर कहा, तुम्हारी माँ अमेरिका गई है ऑपरेशन के लिए, ठीक होते ही आ जाएगी। सास ने मुझसे कहा, जैसे जैसे बड़ी होगी सब समझ जाएगी। जब इसे साथ रखने की इच्छा हो तो ले जाना, तुम्हारी अमानत है मेरे पास। मेरे साथ चलने की जिद करने पर मेरी सास ने समझा दिया कि पापा भी मम्मी के साथ जा रहे हैं, तुम्हें अभी नहीं ले जा सकते। बेटी के लिए मन तड़प रहा था, लेकिन मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुद को कैसे संभालूंगा। मेरी स्थिति समझने हुए ससुर ने मुझे विदा करते वक्त कहा, बेटा हो सके तो साधना से शादी को बुरा सपना समझकर भूल जाना और कोई अच्छी लड़की मिले तो फिर से अपना घर बसा लेना। अपनी बेटी को जब चाहे आकर देख जाना, हम इसे अपनी जान से ज़्यादा प्यार से पालेंगे। मैं बस में बैठा रास्ते भर सोचता रहा कि 10 वर्ष का वैवाहिक जीवन भूलना क्या इतना आसान है, इतना सरल है। फिर से घर बसा लेना। मासूम बेटी का चेहरा बार बार मेरे सामने आ रहा था। किसको दोष दूँ समझ में नहीं आ रहा था। साधना के इस प्रेम प्रकरण में मुझे ही बलि का बकरा बनना पड़ा था, सो मैं बनकर हलाल हो गया। मैं ना होता कोई और होता। क्यों माँ बाप अपनी लड़कियों की शादी उनकी इच्छा के विरुद्ध कर देते हैं। अब उस पर मेरे लिए रहना नामुमकिन था। मोहल्ले वाले की ना हमदर्दी चाहिए थी मुझे, ना अफसोस, ना ही मेरे विषय में चर्चा ही। मैंने रातों रात अपने ऑफिस के सहकर्मियों की मदद से घर का ज़रूरी सामान उठाकर शहर के दूसरे इलाके में मकान किराए पर ले लिया। इस बीच अपने ट्रांसफ़र की अर्जी भी लगा दी और जो मकान मैंने बैंक से कर्जा लेकर अपना जीपीएफ निकाल कर बनवाया था, उसे एक ब्रोकर के माध्यम से रास्ते में बेच दिया। अपने सपनों का घर जिसे बड़े चाव से बनवाया था, एक एक ईंट जिसकी अपने सामने रखवाई थी, उस मकान का मोह मिनटों में ख़त्म हो गया। साधना कहाँ गई थी मुझे ये भी पता नहीं था। जानने की ज़रूरत भी नहीं समझी। तलाक के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। पहली पेशी में ही साधना ने मजिस्ट्रेट के सामने अपनी बात स्पष्ट रख दी। मैंने कोई विरोध नहीं किया। तलाक भी हो गया कानूनी रूप से और मेरा ट्रांसफ़र भी। मैं यही सोचता रहता अक्सर, हालांकि मैं सोचना नहीं चाहता था, फिर भी दिमाग में यही बात आती रहती थी कि अपने पहले प्यार को दिल में रखकर कोई स्त्री दूसरे पति रूपी पुरुष के साथ इतना सहज जीवन कैसे जी सकती है। 10 सालों में उसके हाव भाव, बातचीत, विचारों से जरा भी प्रकट नहीं हुआ कि उसके दिल में कोई और है। मेरे साथ रहते हुए उसने पत्नी होने के सभी धर्म निभाए। ये भी हो सकता है कि वह विजय को भूल गई हो और अपने विवाह को ही अपना धर्म समझकर निभा रही हो। ये भी हो सकता है कि यदि विजय से दोबारा मुलाकात ना होती तो शादी के पहले प्यार फिर से ना जागता। ये भी हो सकता था कि विजय को वह समझाती कि अब मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्ची की माँ हूँ, तुम मुझे भूल जाओ। लेकिन ये सब आदर्शवादी बातें किताबों में ही अच्छी लगती हैं। प्यार के उफनाते दरिया में अच्छे अच्छे डूब जाते हैं। यदि यही सब मेरे साथ होता, मेरा कोई पहला प्यार होता, तो मैं क्या करता? तलाक दे देता, अपनी पत्नी को छोड़ देता, अपनी औलाद को क्या पता। शायद हाँ, शायद नहीं। मैंने तो प्यार किया ही नहीं था, शादी की थी और शादी की भी हत्या कर चुका था प्रेमी जोड़ा। मैंने नागपुर ट्रांसफ़र करवा लिया था, एक छोटा सा फ्लैट खरीदा लिया था। बेटी से मिलने जाता रहता। इस बीच लेकर इसीलिए नहीं लाया, सोच की उम्र है अभी शादी की, शायद कहीं बात चले तो विचार किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेटी 8वीं क्लास पास कर चुकी थी, हकीकत से वाकिफ़ हो चुकी थी। उसने मेरे साथ चलने की जिद की। मैंने भी सोचा कि छोटे शहर में पढ़ाने से अच्छा है कि महानगर में पढ़े, मुझे भी सहारा हो जाएगा, मेरा भी मन लगे रहेगा। फिर बेटी को माँ का प्यार नहीं मिला तो बाप के प्यार से क्यों वंचित रहे। नागपुर के अच्छे जूनियर कॉलेज में उसका दाखिला करवा दिया। बेटी पढ़ने में होशियार थी, देखने में सुंदर थी,
बेटी की उम्र जैसे जैसे बढ़ रही थी, मुझे उसके भविष्य की विवाह की चिंता हो रही थी। मेरी उम्र घटती जा रही थी। बेटी के घर में रहने से मेरा एकांत, मेरा दुख सब दूर होता गया। वह बिल्कुल माँ की तरह मेरा ख्याल रखती थी। सुबह चाय नाश्ता, ऑफिस जाते समय खाना का टिफ़िन और शाम को जब मैं दफ्तर से आता तो चाय तैयार मिलता। रात का खाना वह 9 बजे तक तैयार कर लेती। हफ्ते में एक दिन या अन्य अवकाश पर हम माँ बाप बेटी बाहर घूमने जाते, बाहर खाना खाते, शॉपिंग करते, पिक्चर देखते। मैं सोचता कि किचन में बेटी का हाथ बता दूँ तो वह मुझे डांटते हुए कहती, पापा मेरे होते हुए आप किचन में बिल्कुल नहीं, आप आराम से टीवी देखिए। मैं कहता, बेटी घर का काम करती रहेगी तो पढ़ेगी कब, तुम्हारा पढ़ाई का नुकसान होगा। लेकिन वह कहती, पापा आप चिंता मत करो, मैं सब कर लूँगी, पढ़ाई में कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको। कॉलेज रोज़ जाती हूँ, कोचिंग जाती हूँ, रात में 3-4 घंटे पढ़ लेती हूँ। मुझे कई बार लगता कि शायद उसे लगता कि उसके पापा के साथ धोखा हुआ है, अत्याचार हुआ है। मैं कभी साधना कर जिक्र छेड़ता तो वह नाराज़ होकर कहती, प्लीज़ पापा इस घर में उस औरत का नाम दोबारा मत लेना, वो अब हमारी कोई नहीं लगती। समय गुजरता रहा। बेटी समझदार थी, उसे मेरी आर्थिक स्थिति का पता था, सो उसने मेडिकल या इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं लिया। वह ले सकती थी, उसके अच्छे नंबर थे। मैं उसे कर्जा लेकर भी पढ़ाता। मैंने उससे कहा भी डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, लेकिन उसने कहा मैं ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विस की तैयारी करूंगी, अफसर बनूंगी। और इस समय वह कॉलेज समाप्त करके आईएएस की तैयारी करने लगी। शहर का प्रतिश्रेष्ठ आईएएस कोचिंग कराने वाली इंस्टीट्यूट उसने ज्वाइन कर लिया। मैं अक्सर सोचता, कल जब शादी करके मेघा चली जाएगी तो मैं कैसे जीऊँगा बेटी के बिना। लेकिन ये भी नियति है कि हर बेटी को एक दिन विदा होना होता है, नई दुनिया बसानी पड़ती है। यही संस्कार का नियम है। मेघा आजकल कोचिंग से लेट आने लगी थी। मुझे चिंता होने लगती थी, उम्र ही ऐसी है, कहीं किसी के प्यार में तो नहीं पड़ गई। मैं सोचता रहा, क्या मेरा पूछना उचित रहेगा। एकदम से तो नहीं, मैंने घुमा फिरा कर पूछा, बेटी कोचिंग तो 7 बजे ख़त्म हो जाती है, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो जाती है। उसने जबरन मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, पापा कोचिंग के बाद भी हम रिएक्शन करते रहते हैं, पढ़ाई को लेकर लाइब्रेरी जाते हैं और बस ठीक है। मैंने तो चिंता के कारण पूछा, आजकल कितनी उल्टी सीधी खबर सुनने को मिलती है, तुम लेट होती हो तो मन घबराने लगता है। पापा आप मेरी चिंता मत किया करो, अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, कितने बूढ़े लगने लगे हैं आप, जवान बेटी का बाप बूढ़ा हो ही जाता है। ये सब पुरानी बातें हैं, आप अपना ख्याल रखिए, ज़रा रफ टफ बनकर रहिए, बालों को ढाई करिए, रोज़ शेविंग करिए, कभी कभी फेशियल करवाइए। और कपड़े तो कितने पुराने ज़माने के पहनते हैं आप, अब ये सब नहीं चलेगा। मेरी सहेलियों के पापाओं को देखो, लगते ही नहीं कि जवान बच्चे के पापा हैं, और आप पूरे दादाजी लगने लगे हैं। अगले रविवार को नए कपड़े और पार्लर चलेंगे। मैं क्या करूँगा पार्लर जाकर, ये तो महिलाओं के लिए है। अरे पापा जेंट्स पार्लर चलेंगे ना, आप बहाना मत बनाइए, अभी से कह देती हूँ, अगले रविवार हो जो मैं कहूँ वैसे करना पड़ेगा। यदि नहीं करेंगे तो मैं समझूंगी कि आप अपनी बेटी से प्यार नहीं करते। ये क्या कह दिया बेटी तुमने, मेरी आँख में आंसू आ गए। नो इमोशनल प्लीज़ पापा, आप चल रहे हैं ना मेरे साथ, बेटी ने अधिकारपूर्वक कहा। मैं कुछ ना कह सका। मैंने मेघा से कुंचाते हुए कहा, बेटी बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। हाँ पूछो पापा। किसी से प्यार होगा, शादी करोगी तो मुझे बताओगी, छोड़कर तो नहीं भाग जाओगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेघा ने कहा, पापा मैं आपका डर समझ सकती हूँ, यदि ऐसा होगा तो सबसे पहले लड़के को आपसे मिलवाऊंगी, आपकी इजाज़त लूँगी, आपकी हाँ होंगी तभी बात आगे बढ़ेगी, वरना कैंसिल। और पापा मैं आपको छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं हूँ, बेटी ने मुझसे लिपट कर हुए कहा। मेघा ने मेरी आंसुओं को तो निर्मूल नष्ट कर दिया था जो एक जवान बेटी के बाप को होते हैं, लेकिन उसके कोचिंग से बिरमल से आने की बात मेरे गले नहीं उतर रही थी। ये भी ठीक था कि वह अपनी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। रवि को जेंडर्स ब्यूटी पार्लर ले जाकर और जीन्स टी शर्ट पहनाकर जब उसने मुझे आईने के सामने खड़ा किया तो मैं खुद को ना पहचान सका। मैं सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा अपनी उम्र से 20 वर्ष छोटा लगने लगा था। मुझे ऐसा करना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा किया। एक दिन बेटी का मोबाइल चेक किया और उसके एसएमएस पढ़े। कोई
राज नाम का लड़का था जिससे मेघा की दोस्ती से कुछ ज़्यादा समृद्ध थे। मुझे गुस्सा आया कि प्रेम में लोग इतने अंधे क्यों हो जाते हैं कि शादी तोड़ देते हैं, बूढ़े बाप को धोखा देते हैं। संदेह तो मुझे थोड़ा सा था, पहले से ही था। जब कोचिंग से लेट आने की बात के कई उत्तर दिए तो इतिहास फिर अपने आप को दोहराएगा। पहले माँ छोड़कर चली गई किसी के प्यार में और अब बेटी भी उसी के नक्शे कदम पर है। रविवार का दिन था, मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी। मेघा घर का राशन लेने बाहर गई थी। मैं मेघा के विषय में सोचकर अंदर ही अंदर टूट रहा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला। एक खूबसूरत नौजवान लड़का द्वार पर खड़ा था। उसने मुझसे नमस्ते की, अपना परिचय दिया। नाम सुना सा लगा। कहिए क्या काम है? मैंने पूछा। सर आपसे ही मिलने आया हूँ। मुझसे? मैं तो तुम्हें नहीं जानता। सर मैं मेघा के साथ कोचिंग में पढ़ता हूँ। ओह, अब मुझे ध्यान आया, ये वही राज है। मेघा के मोबाइल में इसी का नंबर और SMS, प्यार भरी बातें। अंदर जाओ, मैंने कहा। वह अंदर आ गया। बैठो, मैंने कहा। वह सोफे पर बैठ गया। मेघा तो घर पर नहीं है, मैंने कहा और सोचा यही मुझसे मेरी बेटी को छीनने वाला शादी की बात करने के लिए आया होगा। मना करूँगा तो भागकर शादी करने की धमकी देगा। हो सकता है मेघा ने ही इसे भेजा हो। सर मुझे आपसे ही बात करनी है, उसने कहा। मुझसे क्या बात करनी है? मैंने कहा। सर मेरी समस्या आप ही सुलझा सकते हैं, राज ने दयनीय भाव से कहा। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? मैंने आवेश में कहा। सर मैं मेघा से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेघा की एक शर्त है और एक ऑप्शन भी कि मैं घर जमाई बन जाऊँ। उसका कहना है कि वह अपने पापा को इस उम्र में अकेला नहीं छोड़ सकती। मेरा सीना गर्व से फूल गया। मेरी बेटी मेघा इतनी सोचती है मेरे बारे में, राज ने आगे कहा। सर मैं मेघा से प्यार तो करता हूँ, लेकिन घर जमाई नहीं बन सकता क्योंकि IAS में मेरे चेन्नई हो गया है। मुझे 10 दिन के अंदर ज्वाइन करना है। एक बार फिर मेरा सीना गर्व से तन गया। एक IAS अधिकारी मेरी बेटी से शादी करना चाहता है। सर ऑप्शन ये है कि मेघा और मैं जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं उसमें अंग्रेजी पढ़ाने वाली 50 वर्षीय मैडम वर्षा, जो देखने में स्मार्ट, दुबली पतली, अच्छे विचारों की है, शरीर से स्वस्थ है, लेकिन अगली है। पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते उनका विवाह नहीं हो पाया। मेघा को वो अपनी बेटी की तरह मानती है। इस समय में वो बिल्कुल अकेली है। मेघा और मैं उनके घर जाकर कोचिंग के बाद स्पेशल ट्यूशन लेते हैं। अंग्रेजी की वो अपने लिए अच्छा सा जीवन साथी ढूंढ रही है और मेघा और मैंने उन्हें शादी के लिए मना लिया है। उन्हें आपके बारे में भी पूरी जानकारी दे दी है। अगर आप हाँ कर दो तो मेघा ने ऑप्शन में यही रखा है कि आपका विवाह उनके साथ हो जाए तो वो मुझसे शादी तुरंत कर लेगी। रात चला गया और मैं भोचका सा रह गया। मेघा जैसे ही बाजार से आई मैं उस पर भड़क गया। जब इतना अच्छा IAS अधिकारी शादी के लिए तैयार हैं तो फालतू की शर्तें क्यों रख रही हो? आप शादी करेंगे या नहीं? मेघा ने पूछा। नहीं, मैंने तो टुक उत्तर दिया। तो मैं भी नहीं करूँगी। मैं इस उम्र में आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। मेरी बेटी मेरे बारे में इतना सोच रही है और मैं उसके कोचिंग से लेट आने के बारे में जाने क्या क्या सोचता रहता था। ये तो पहले बाप बेटे में बहस होती ही थी। हमने लड़की पसंद कर ली है, अच्छे घर की शादी वहीं करनी पड़ेगी जहां हम चाहेंगे। और लड़का कहता था, नहीं मुझे नहीं करनी शादी, मेरी शादी की उम्र है ये। लोग सुनेंगे तो हंसेंगे, मैंने मेघा को समझाते हुए कहा। लोगों ने आपकी कब फिक्र की? जो आपको लोगों की चिंता है। फिर आजकल किसकी फुर्सत है? दूसरे के बारे में सोचेंगे कि लोग 4 दिन बात करेंगे और भूल जाएंगे। फिर मैडम वर्षा समझदार, स्वस्थ, अच्छे विचारों की महिला है। उन्हें समझाने मानने में 4 माह लगे गए। आप चाहते हैं कि मैं शादी करूं तो आपको ये शादी करनी पड़ेगी। बेटी ने अपनी बात स्पष्ट रखी। एक बात बता बेटी, मैं तेरा बाप हूँ या तू मेरी माँ है? मैंने लाड से पूछा। इस समय तो मैं आपकी माँ हूँ। पापा और बेटी अपने पापा की माँ भी होती है। बेटी की बात सुनकर मेरी आंखें तो से आंसू आ गए। लेकिन बेटी एक बार मिल तो लो वर्षा जी से। और मेरी जिद्दी बेटी मेरे लाख मना करने के बाद भी राज के साथ मुझे वर्षा जी के घर ले गई। हम दोनों को अकेला छोड़कर मेघा और राज बाहर चले गए। हम दोनों काफ़ी देर चुप बैठे रहे, एक दूसरे के तिरछी नज़र से देखते रहे। अंतर में मैंने कहा, अगर आप तैयार हैं तो मैं भी तैयार हूँ, लेकिन इस उम्र में आप घर के काम कैसे कर पाओगी? जैसे अभी अपने लिए करती हूँ। दोनों वक्त खाना और चाय नाश्ता तो बना सकती हूँ, शेष काम मिलकर करेंगे। वर्षों मैडम ने कहा। मुझे मंजूर है ये रिश्ता, मुझे भी।
फिर बहुत तेज़ी से ये हुआ कि मेरी और वर्षा जी की शादी ये समाज में मेरी बेटी मेघा, राज और मेरी विभाग के कुछ लोगों ने संपन्न करवा दी। अब हमारी बेटी की बारी थी। मैंने और वर्षा ने, हम पति पत्नी ने राज और मेघा की शादी धूमधाम से संपन्न करवाई। मेरी बेटी मेघा ने पहले अपने पिता का घर बसाया, अपने लिए माँ लाई या अपने अपने उम्रराज पिता को बेटा समझकर घर में बहू लाई। दोनों ही बातें सही थी अपनी जगह। राज कलेक्टर बना और कुछ समय बाद मेघा पुलिस अधीक्षण बन गई। पुलिस अधीक्षण बनते ही मेरी बेटी का पहला कारनामा समाचार पत्रों में छपा। नकली नोटों के कारोबार में साधना राय नाम की औरत को गिरफ्तार कर लिया। उसके पति विजय राय का कहना था कि नकली नोटों के कारोबार से मेरा कोई लेना देना नहीं। सारी अवैध कानूनी काम और संपत्ति बैंक में जमा रकम साधना राय के नाम से थी। अखबार में फ़ोटो देखकर मैं समझ गया कि ये मेघा की माँ मेरी। मैंने मेघा को फ़ोन लगाकर कहा, जानती हो कौन है साधना राय? हाँ जानती हूँ। पहले परिवार की दुश्मन, समाज की दुश्मन और अब कानून की दुश्मन, जिसके लिए उसने अपनी बेटी, अपना पति छोड़ा। आज उसी ने अपने सारे गैर कानूनी धंधे उस पर थोप दिए और भाग गया विदेश। मेघा ने करती सी आवाज़ में कहा, क्या उसने भी तुम्हें पहचान लिया? हाँ, माफ़ी मांग रही थी मुझसे और आपसे भी, लेकिन वो आपका अतीत था, एक काला अतीत। आप अपनी नई ज़िंदगी जिए, फालतू और बेकार लोगों में अपना समय खराब मत करें। अब वर्षा जी आपकी पत्नी है और मेरी माँ। प्लीज़ इस समय में दोबारा बात मत करना पापा। बेटी ने इस भाव और अधिकार से डांटा कि मुझे लगा मेरी बेटी नहीं, माँ डांट रही हो, और माँ की बात अच्छे बच्चे नहीं टालते।